Myself Kritika Garg and I welcome all of you at online portal of Hand of Classes and मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगी। फिजिक्स में आपके हैं सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके फिजिक्स के 3 पेपर्स है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। तीनों पेपर्स इक्वल मार्किंग है, 50-50 मार्क्स की मार्किंग होती है और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 18। ठीक है, आपको 18 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस है पेपर फर्स्ट का नाम है आपका थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, पेपर सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेपर थर्ड है आपका रिलेटिविटी एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक्स होती है आपकी मेनली जो अपने रेजिस्टेंस है, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन सब के बारे में और नेटवर्क्स के बारे में ये सब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके आते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट क्या है आपके? सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम। सर्किट एनालिसिस मतलब परिपथ विश्लेषण और नेटवर्क थ्योरम मतलब जाल प्रमेय, यानी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस। अब सर्किट एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होते हैं और सर्किट के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें पेपर सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपका फर्स्ट यूनिट में है नेटवर्क। सबसे पहले है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले आते हैं आपके नेटवर्क। नेटवर्क क्या होते हैं? नेटवर्क एक ऐसा जाल, नेटवर्क क्या होते हैं? नेटवर्क एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट में बहुत सारे विभिन्न अवयव जैसे कि प्रेरकत्व है, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ये सब कनेक्टेड होते हैं। और किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? एनर्जी सोर्सेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब नेटवर्क हम देखा कि नेटवर्क क्या होते हैं? ऐसे परिपथ जिसमें विभिन्न प्रकार के अवयव जुड़े हुए होते हैं जैसे कि प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर्स आदि। ठीक है, अब ये नेटवर्क्स क्या होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है आपका एक्टिव नेटवर्क और दूसरे होते हैं आपके पैसिव नेटवर्क्स, मतलब कि सक्रिय जाल, और नेक्स्ट होता है आपका निष्क्रिय जाल। ठीक है, अब सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल से मतलब क्या है? ये क्या होते हैं? तो सक्रिय जाल होता है जिसमें एनर्जी सोर्सेज लगे हुए होते हैं, जैसे कि यदि आपके घर में बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है, बल्ब किसकी वजह से जल रहा है? क्योंकि इसमें आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, इसकी वजह से आपका बल्ब ऑन है, स्विच ऑन है, उसके बाद में आपका बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब हो गया उसमें एनर्जी सोर्स लगा हुआ है। तो क्या हो गया? एक्टिव मतलब सक्रिय, यानी कि वो चीज़ स्टार्ट है, ऑन है। तो एक्टिव क्या होगा? जिसमें एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, और पैसिव सोर्सेज होगा जिसमें एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्सेज 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स जिनसे करंट आती है और वोल्टेज सोर्स जिनसे वोल्टेज आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स के बाद में आते हैं आपके ब्रांचेस। क्या होती हैं? ब्रांचेस के बाद में लूप है, नोड, ये सब क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ही हम किसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो सर्किट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हमने देख लिया जाल क्या होता है, जाल के बाद में हम देखते हैं ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? जैसे आपने एक ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ आपने लगा दिया वोल्टेज सोर्स E और ये है, यहाँ आपके यहाँ जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये सपोज हो गया आपका R4 और ये वोल्टेज सोर्स हो गया E, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और इसमें सपोज हमने करंट फ्लो रही है, इसमें तो I1 करंट फ्लो रही है और इसमें कितनी करंट फ्लो रही है? I2। तो ब्रांच किसको बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे कि परिपथ का वह भाग जिसमें क्या होती है? करंट कांस्टेंट रहती है, यानी कि ये, यानी इसको हमने नाम दे दिया A, B, C, D, E और ये पॉइंट दे दिया F। तो ब्रांचेस क्या होंगी? A, B ये एक ब्रांच है, B, C एक ब्रांच है, E, D एक ब्रांच है और F, E, E, F यानी कि ये क्या हो गई? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच के बाद में आपका आता है नोड पॉइंट, यानी कि संधि बिंदु। नोड पॉइंट क्या होता है? नोड पॉइंट होता है वह बिंदु जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज आके मिलते हैं, यानी कि B पॉइंट क्या हो गया इसका? नोड पॉइंट। ठीक है, और नोड पॉइंट के बाद आपका आता है लूप। लूप क्या होता है? लूप होता है एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें हो ब्रांचेस और नोड पॉइंट आ रहे हो, यानी 2-3 ब्रांचेस हो, यानी एक क्लोज्ड सर्किट क्या हो गया? एक लूप, यानी कि ये हो गया ABEF, ये क्या है? एक लूप है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए एक फिजिसिस्ट हुए थे, कौन? किरचॉफ। ये थे जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1847 में रूल दिया था किरचॉफ्स लॉ।
किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे, एक तो दिया था किरचॉफ करंट लॉ और एक दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये लॉज क्यों दिए उसने, क्या ज़रूरत पड़ी इन लॉज की, इसने ये लॉज इसलिए दिए थे क्योंकि इन लॉज की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, या फिर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और सर्किट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, उस नेटवर्क को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो किरचॉफ ने 1847 में दो लॉज दिए थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है। किरचॉफ ने बताया था कि कोई भी एक नोड पॉइंट है, किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली इन धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। किसी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने मान लिया एक नोड पॉइंट है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ये ले लिया, ये हो गया इसका नोड पॉइंट O। ठीक है, यहाँ से सपोज मैंने मान लिया ये करंट I1 आ रही है और सपोज मैंने ले लिया ये करंट I2 जा रही है, ये I3 और ये करंट हो गई सपोज I4 और ये बाहर जा रही है, ये हो गई I5। मैंने मान ली I1, I2, I3 और I4 I5 करंट्स है। ठीक है, अब ये पांचों करंट्स में, अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालना है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया इसमें हमें साइन लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं क्या मान रही हूँ कि जो करंट है इसको हम इन इंग्लिश हम लें तो किसी नोड पॉइंट पे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम लेके चल रहे हैं कि जो इनकमिंग करंट्स है, इनकमिंग करंट्स को तो हम लेके चल रहे हैं सपोज पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम लेके चल रहे हैं नेगेटिव। आउटगोइंग करंट को हम लेके चल रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, अब इनकमिंग करंट्स कौन कौन से, जो नोड पॉइंट की तरफ आ रही है, तो इनकमिंग करंट हो गई I1 प्लस ये I1, I2 आ रही है, इधर देखो वो पॉइंट की तरफ आ रही है, I1 प्लस I3 के बाद में एक आ रही है आपकी I4 ये। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बोला, आउटगोइंग करंट को आपको क्या लेना है, नेगेटिव। तो माइनस ऑफ क्या हो रही है आउटगोइंग, कौन कौन से, I2 और I5 आउटगोइंग है, तो I2 माइनस ऑफ I5 इक्वल्स टू 0। हम इसको यदि सॉल्व करें तो क्या आएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5। यानी कि इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स दोनों का सम एक दूसरे के इक्वल होता है, या फिर हमें बोल सकते हैं इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे समझ में, ये हो गई आपकी इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स। अब ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे, यानी कि इस प्रोसेस में ना तो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना ही चार्ज रिड्यूस होता है। यानी कि इसमें आएगा आपका Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 दैट गिव्स अ Q2 प्लस Q5। ये हो गया आपका चार्ज कंजर्वेशन, मतलब कि ना तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ ना ही चार्ज रिड्यूस होता है। ये आपका किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।